नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को बेसिक से जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे अंक, संख्या, संख्यांक। उसके बाद धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले जानेंगे संख्या है क्या, नंबर है क्या। इससे पहले जानेंगे अंक। अंक क्या है, डिजिट। ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना जो 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है इसको हम लोग डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। अगर 10 की बात करें तो यह एक संख्या हो जाता है, क्योंकि डिजिट का मतलब हुआ सिंगल। 10 जो है इसमें डबल है। इसका यदि डिजिट की बात करें तो ये 0 इसका डिजिट है, इसका अंक 0 है 10 का। 11 का जो डिजिट है ये 1 है, ना कि 11 एक नंबर है। ठीक है। तो अंक क्या है, 0 से लेकर 9 तक जितने भी है इस सभी को हम लोग अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। इसके बाद जानेंगे संख्या क्या है, को अंक कहते हैं। अब है संख्या किसे कहते हैं। संख्या अंकों के समूह को, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी वस्तु के, किसी भी वस्तु का मान या किसी वस्तु का गणना करने में जिसका मदद हम लोग लेते हैं उसे संख्या कहते हैं। ठीक है। अगर बात करें 500, यह एक संख्या है, इसमें अंक है 5 0 0, तो ये अंकों का समूह है, अंकों का सम्मिलित मेल है। इसमें अंकों को मिला करके जो शब्द बना इसे हम लोग संख्या कहते हैं। ठीक है। इसके बाद संख्यांक क्या, संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है। तो संख्यांक क्या है, संख्या को लिखने में जिस अंक का प्रयुक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। संख्यांक, संख्या को लिखने में जिस अंकों का उपयोग किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। जैसे अगर ये अंक 634 है, ये कोई नंबर है 634, इसको लिखने के लिए कौन कौन सा अंक का उपयोग किया गया, 6 का, 3 का, 4 का। अगर इसको तोड़ के लिखें 6, 3, 4, तो ये सभी एक डिजिट है, एक अंक है। लेकिन इसको अगर मिला दिया जाए 634, तो यह एक नंबर है, एक संख्या है। तो ये था आपका अंक, संख्या और संख्यांक में अंतर। अब जानेंगे नंबर होते कितने प्रकार के। इससे पहले जानेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ये क्या है। अंकीय मान या इसको जातीय मान भी कहा जाता है। और स्थानीय मान। अगर कोई नंबर दे दे
63572, बोले इसका फेस वैल्यू क्या है, 2 का फेस वैल्यू क्या है। 63572 या कोई एक संख्या है, इसमें 2 का फेस वैल्यू पूछ रहा है। 2 का जो फेस वैल्यू होगा ये 2 ही हो जाएगा। अगर इसी में 3 का फेस वैल्यू पूछे, तीन का जो फेस वैल्यू ये 3 ही होगा। अगर 6 का फेस वैल्यू पूछे, इसका 6 ही होगा, ठीक है। लेकिन स्थानीय मान में ये इसका अंतर क्या होता है। अगर स्थानीय मान पूछे 63572 का 2 में 3 का स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। इसमें कुछ नहीं करना, 3 और 3 कितना नंबर पर, इकाई दहाई सैकड़ा हजारवां नंबर पर है, इसको 1000 से गुना कर देंगे, 3000। सीधा सीधा लिखना है। 3 का अगर स्थानीय मान पूछे तो 3 लिख करके इसके आगे जितना भी नंबर है सबके बदले 0 बिठा देना है, ये हो गया इसका स्थानीय मान। अगर 6 का स्थानीय मान पूछे तो 6 लिखना है और इसके आगे जितना भी नंबर है सबके बदले 0 बिठा देना है, 1 2 3 4, ये इसका स्थानीय मान हो गया, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नंबर का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर को किस किस रूप में लिखा जा सकता है, किस किस रूप में तोड़ा जा सकता है। नंबर को लिखने के लिए बहुत सारी विधि है। दशमलव विधि में भी नंबर लिखा जा सकता है, बाइनरी सिस्टम में भी नंबर लिखते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या भी एक नंबर है। सबसे पहले नंबर को तोड़ेंगे। नंबर क्या है, अगर नंबर को तोड़े संख्या, ये 2 पार्ट में टूटता है। पहला है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। उसके बाद है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ये 2 पार्ट में नंबर को तोड़ा जाता है। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या कहता वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा क्या है, ये कोई लाइन है। अगर यहाँ 0 है तो इधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव और इधर बढ़ेंगे तो नेगेटिव, इधर जाएंगे तो +1 +2 +3 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा।
ये हुआ संख्या रेखा पर दर्शाना। तो वास्तविक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, लेकिन काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या क्या हुआ, काल्पनिक संख्या वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं। उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे -13 का रूट, इस संख्या को संख्या रेखा पर नहीं लिखा जा सकता। -16 का रूट, -19 का रूट, ये सभी संख्या का रूट निकालना संभव नहीं है, इसलिए इसे हम लोग संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते। तो -√13 को अगर माइनस बाहर करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, गुना -1, √13 गुना √(-1) लिख सकते हैं। इसी तरह -√16 को लिख सकते हैं -√(1) और गुना √16, और 16 का वैल्यू 4 गुना √(-1), और ये जो -1 √(-1) का वैल्यू है ये होता है आई, इसी को हम लोग कहते हैं आयोटा। ठीक है, आई मतलब आयोटा। तो ये जो -1 है इसका वैल्यू आई है, तो -1 को रूट को अगर उधर करें तो i² बराबर -1 होगा। ठीक, तो कोई भी काल्पनिक संख्या ai के रूप में होता है। अगर -√(-1) है तो 4 और √(-1) के बदले i लिख दें तो इसका मान 4i होगा। ठीक है, ये था काल्पनिक संख्या। अब एक है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या, ये क्या है, कहता है ऐसी संख्या जो वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के मिलने से बनती है। उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर a प्लस bi कोई संख्या है, अगर a कोई एक रियल नंबर है, ये एक कोई वास्तविक संख्या है, और bi एक काल्पनिक संख्या है, तो इन दोनों के मिलाकर a प्लस bi जो नंबर होगा यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, यह एक सम्मिश्र संख्या होगा। अगर तो
दोस्तों हम लोग यहाँ तक जान गए हैं कि रियल नंबर और काल्पनिक नंबर का जो सम्मिलित होगा, मेल होगा, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, सम्मिश्र नंबर संख्या कहेंगे। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर से सवाल कैसे आता है ये जाना जाए तो आपको बता दें, इसका परिमाण निकालने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको कहे 3 कोई रियल नंबर है और प्लस 4i कोई काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, और इसका परिमाण कैसे निकालते हैं, जैसे a कोई वास्तविक संख्या और bi कोई काल्पनिक संख्या, इसका परिमाण हम लोग निकालते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट कर देते हैं, तो ये इसका मैग्नीट्यूड निकलता है, परिमाण निकलता है। परिमाण को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझें। अगर 3 + 4i का परिमाण पूछे तो आप निकाल सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 + 4i का परिमाण निकालना है तो हम निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट कर दीजिए, 9 + 16 5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब फिर से नंबर को आप ऐसा भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का ही तो मेल है, समूह है, इसीलिए हम लोग इसको वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में बांट सकते हैं। चलिए फिर हम लोग बांटते हैं नंबर को। यहाँ से हम लोग सीख गए वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या कितने प्रकार की, चलिए देखते हैं। अभी तक हम लोग फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, अंक संख्या, संख्यांक में क्या अंतर है, ये सब जान चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको बता चुके हैं। अब देखते हैं, काल्पनिक संख्या भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को किस किस रूप में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको बांटा जाए तो 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर, इंटीजर, और दूसरा दशमलव यानी डेसिमल। ठीक है, ये है। चलिए पहले हम लोग डेसिमल देखते हैं, फिर इंटीजर देखेंगे। तो डेसिमल में क्या क्या आता है, जैसे हम कहें 0.3, ये भी एक डेसिमल संख्या है। अगर लिखें 0.777777 चलते जाइए, भी एक डेसिमल संख्या है। अगर बोले 0.7862354732 इसी तरह चलता जाइए, भी एक डेसिमल है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो डेसिमल संख्या, दशमलव संख्या, ये कुछ टाइम पर जाके रुक जाती है और ये अपने आप को दोहराते हुए बढ़ती रहती है। और ये एक ऐसा डेसिमल है जो ना तो अपने आप को दोहराती है और ना ही किसी समय पर जाके ये रुक रही है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि दशमलव को फिर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? तो इसका जो 2 पार्ट है, ये है शांत दशमलव, यह है शांत दशमलव, और ये है अशांत दशमलव। ठीक है,
शांत दशमलव और अशांत दशमलव। यानी इसका मतलब ये हुआ अगर 0.3 है टर्मिनेटिव डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल, ठीक है, इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा। इसका मतलब हुआ कि ये 0.3 किसी टाइम पर जाके रुक गई। अगर मैं इसी को और दूसरा एग्जांपल 0.525 बस खत्म नहीं, फिर कहूँ तो 0.234 बस नहीं खत्म। लेकिन इसमें बात करें तो एक आ गया 0.777 चलते रहा, दूसरा 0.235789 इसी तरह ये चलता रहा। ना तो ये अपने आप को दोहरा रहा और ना ही शांत है, तो ठीक है, ये चलता आ रहा है। अगर इसमें हम देखें ध्यान से तो आपको लगेगा कि ये भी एक तरह का दोहराया हुआ, ये भी रिपीटिंग डेसिमल में आता है। कैसे? ये अपने आप को जीरो जो है ये अपने आप को तो दोहराता हुआ जा रहा है। डेसिमल के बाद हम जीरो लिख सकते हैं। ये इसमें भी अगर जीरो दे दें तो लगातार बढ़ाते जाए जीरो को, आपको लगेगा कि यार ये भी तो जीरो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब फिर से अशांत दशमलव को दो पार्ट में बांटेंगे और वो दो पार्ट होगा आपका रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो दो पार्ट होगा पुनरावृत्ति यानी रिपीटिंग और अपुनरावृत्ति नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज बताइए, अगर इसको लिखें 0.555, इसी तरह इसको भी लिखें 0.72345 इसी तरह, ये हुआ अपुनरावृत्ति नॉन रिपीटिंग, जो अपने आप को ना तो रिपीट करता है और ना ही कहीं जाके शांत होता है। और ये हुआ रिपीटिंग पुनरावृत्ति, जो कि अपने आप को रिपीट कर रहा है, 5 अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे कि अगर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है तो क्या, सबसे पहले हम लोग शांत पढ़ेंगे। इसमें भी तो ये जीरो रिपीट कर रहा है, इसका मतलब हम शांत दशमलव को इसमें शामिल कर सकते हैं पुनरावृत्ति में। भैया यहाँ भी तो जीरो रिपीट कर रहा है, तो शांत दशमलव का तो कोई मतलब बना नहीं। इसका मतलब सीधा से हम लोग दशमलव को दो पार्ट में बांट सकते हैं, पुनरावृत्ति और अपुनरावृत्ति, क्योंकि यहाँ भी जब रिपीट कर रहा है इसका मतलब ये कोई बात बनता नहीं, सीधा से आप इसको रिपीटिंग में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रिपीटिंग में शामिल कर सकते हैं, मैं अब कहूँ कि अगर यह है 0.3 दशमलव संख्या, ठीक है, पुनरावृत्ति और अपुनरावृत्ति, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर यहाँ 0.35 जाके खत्म, तो इसको क्या ये पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख सकते हैं। अगर यहाँ लिखे 0.5, इसको हटा के 10 लिख सकते हैं। 0.7 हटा के 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये हो 333, ये भी इसका अगर कहें कि यह क्या इस 3 को हटाया जा सकता है, तो हाँ इसको हटा सकते हैं, लेकिन इसके बदले हमको बार लगाना हो, ठीक है। 0.3
3 पर अब अगर इसको 0.3 पर बार लगा के इसको तोड़ा जाए तो फिर यहाँ से पॉइंट हटा करके यहाँ लिख सकते हैं 3/9। इसको हटा करके पॉइंट को इसको 3/9 लिख सकते हैं या नहीं, ये कैसे हुआ ये आपको आगे बताएंगे। ठीक है कि 0.555 ये अपने आप को रिपीट कर रहा है तो इसको हम लोग लिखें 0.5 पर बार, और इसको हटाने के लिए आप यहाँ 9 लिख देंगे ना कि 10। सीधा से आप समझिए कि ये जो 5 है ये अभी 6 की ओर अग्रसर हो रहा है, ना कि ये पूरा 6 है। अगर पूरा 6 होता तो सीधा से ये आगे नहीं बढ़ता और यहाँ 6 हो जाता, तो इसको हटा के आप 10 लिख सकते थे। लेकिन ये पूरा 6 अभी बना नहीं है, अपने आप को ही रिपीट कर रहा है, इसीलिए आप यहाँ बार लगाए और इसको हटाने के लिए आप पूरा यहाँ 10 नहीं लिख सकते हैं, तो सीधा से आप हटा के इसको 9 लिख सकते हैं। अभी फिलहाल इतना समझिए, ये चेंज कैसे होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ। अब बताइए कि अगर रिपीटिंग को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है P/Q के फॉर्म में, तो अब कह सकते हैं कि अगर रिपीटिंग को या किसी भी दशमलव संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या यह एक परिमेय संख्या हुआ? ठीक है, तब आगे लिखिए परिमेय संख्या क्या है। लेकिन अगर जो संख्या रिपीट नहीं कर रहा है यह सभी के सभी एक अपरिमेय संख्या है, तब कहिए पाई फिर क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका वैल्यू 3.14 करते करते ये चलते रहता है, कभी भी ये न तो शांत होता है और न ही अपने आप को रिपीट करता है। लेकिन 22/7 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप जब इसको भाग दीजिएगा तो एक समय के बाद ये अपने आप को रिपीट करने लगता है। लेकिन पाई का जो मान है ये कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करता है। ठीक है, आप यहाँ से अब हेडिंग डालिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या, इसमें वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये जब भी होगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है पर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे 3/2, 2/5 ये सभी के सभी 22/7। अगर बात करें √16 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वैल्यू हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, √4 ये भी एक परिमेय संख्या है, इसका वैल्यू 2 लिख सकते हैं। तो ये सभी के सभी परिमेय संख्या में आता है। ठीक है, अब लिखिए अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या है?
वैसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए देखिए, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लिखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या 0.1256 इस तरह चलते, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। जो कभी भी शांत ना हो, जो टर्मिनेटिंग ना हो और जो अपने आप को रिपीट ना करे, वे सभी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब एक क्वेश्चन इससे बनता है कि भैया दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी या दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालें। अगर पहले अपरिमेय की बात करें कि दो अपरिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या निकालें। अगर बोले कि ए और बी कोई अपरिमेय संख्या है, ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या निकालें, तो आप डायरेक्ट √a/b लिख सकते हैं। अगर ये दोनों एक अपरिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या निकालना हो तो आप √a/b लिख सकते हैं। अगर बोले कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, √2 और √3 के बीच अपरिमेय संख्या निकालें, तो आप लिख सकते हैं √2 गुना √3 यानी √6 ये। ठीक है, इसी तरह दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना हो अगर दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना हो, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालें, तो आप a के प्लस b बाय k प्लस 1 इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर a और b कोई अगर a और b कोई परिमेय संख्या है तो इसके बीच की जो परिमेय संख्या होगा वो a के प्लस b बाय k प्लस 1 होगा। ठीक है, अगर कहें कि 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकालें, परिमेय संख्या निकालें, तो 2 और 3 एक परिमेय संख्या है, इसके बीच अगर निकालना है तो आप लिखिए 2 के जगह आप 1 डाल सकते हैं, प्लस b आपका 3 है बटा 1 प्लस 1
हो सकता है, यहाँ लिख लीजिए जहाँ के बराबर 1 2 3 जितना पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लिखा 2 और 5/2 ये एक होगा। आप के जगह 2 रख लीजिए, तो 2 गुना 2 + 3/2 + 1 यानी 2 दूनी 4 3 7/3, ठीक है। इस तरह करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या, वैसी संख्या या सीधा लिखिए -∞ से +∞ तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ये क्या है, तो आपको हम बता दें, पूर्णांक को पहले क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा ये क्या है। अगर इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 3 पार्ट में, पहला होगा पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक, दूसरा 0 और तीसरा होगा नेगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। 3 पार्ट में प्लस में आता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और अगर इसमें 0 सम्मिलित कर दें, 0 को जोड़ दें, तो ये एक पूर्ण संख्या बन जाता है। आप सुने होंगे कि 0 एक पूर्ण संख्या नहीं, 0 एक पूर्ण संख्या नहीं है। 0 को अगर प्राकृतिक, ये पॉजिटिव संख्या जितनी है नंबर, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और अगर प्राकृतिक संख्या में हम लोग 0 को शामिल कर दें, तो ये बनता है पूर्ण संख्या। 0 एक अकेला पूर्ण संख्या बिल्कुल भी नहीं है। आगे आपको दिखाएंगे 0 एक सम संख्या है, लेकिन 0 को प्राकृतिक संख्या में अगर शामिल कर दे तो यह बन जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। अब इसमें क्या है, यह है -∞ से 5 4 3 2 1 तक जाके समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद तो फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। यह है जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, वे सभी प्राकृतिक संख्या है। जिसे हम लोग किसी भी चीज की गणना करते हैं, वस्तु की गणना करते हैं, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर बढ़ जाए तो ये एक प्राकृतिक संख्या है। यही एक संख्या है जो हमें भगवान के द्वारा मिला है, प्रकृति के द्वारा मिला है,
बाकी सभी संख्या का मानव के द्वारा मिला है, जैसे 0 का खोज आर्यभट्ट ने किया। चलिए इसके बाद देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, यह है अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो यह एक पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 से इंफिनिटी तक, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब पूर्णांक को और किस किस रूप में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, देखिए। इसको लिख सकते हैं सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर। ये क्या है? वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 0 भी है, 6, 8, ये सभी सम संख्या में आते हैं। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। कुछ लोग का कहना है कि जो संख्या 3 से कट जाता है वह विषम संख्या है, लेकिन नहीं, 3 से तो 6 भी कट जाता है, लेकिन 6 तो एक सम संख्या है, तो ये गलत है। सीधा याद रखना, जो 2 से नहीं कटता वो विषम संख्या, और जो 2 से कट जाता है पूरा पूरी वह सम संख्या कहलाता है। दूसरी बात, सम संख्या का जो सीरीज है 2-2 का गैप होगा, लिख सकते हैं सम संख्या में या 2 सम संख्या के बीच 2 का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। और 2 विषम संख्या के बीच भी 2 विषम संख्या के बीच 2 का अंतर होता है। अगर आप 0 को सम संख्या ना मानकर विषम संख्या मानते हैं, ठीक है, तो क्या होता है दिखाते हैं। अगर हम इसको विषम मानते हैं सम संख्या को, उस 0 को, तो बताइए, ये तो एक सीरीज है, ये भी एक सम संख्या है। नेगेटिव को भूल जाइए, याद रखिए
इसका मान को 4 और 2 को, अब साइन को भूल जाइए, ये एक सम संख्या। अगर 2 से आप डायरेक्ट 2 लिख देते हैं तो क्या यह एक सीरीज बनता है? नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ एक सीरीज नहीं बन पाता है, इसलिए अगर यहाँ 2 दे दें तो देखिए 2 का बीच कर गैप हो जाता है। ठीक है, यह एक सीरीज बन गया। अगर आप इसे फिर करते नहीं मानते ये विषम है, तो फिर से देखिए विषम संख्या का 5 ले लिए, 3 ले लिए, 1 ले लिए, अगर फिर 0 यहाँ लगा देते हैं तो फिर इन दोनों के बीच 2 का अंतर है क्या? अभी तो आपको पता है कि किसी भी विषम संख्या या किसी भी सम संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है। लगातार सम संख्या हो या लगातार विषम संख्या के बीच में हमेशा 2 का गैप होता है। लेकिन अगर इसको आप विषम मानते हैं तो क्या इसके बीच में 2 का गैप है क्या? आगे फिर 1 लिख देते हैं, गैप है क्या? इसका मतलब सीरीज खराब हो जाएगा, इसलिए यह एक सम संख्या ना हो, यह एक सम संख्या, विषम संख्या नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, एक प्रॉपर्टी है इसका कि अगर सम संख्या को जोड़ा जाए, इवेन में इवेन को जोड़ा जाए तो एक सम संख्या मिलता है। अगर एक सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ा जाए तो एक विषम संख्या मिलता है। ठीक है, अगर किसी विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ा जाए तो एक सम संख्या मिलता है। ठीक है, अगर आप 0 को मानते हैं विषम संख्या तो ठीक है, 0 विषम संख्या है, लेकिन हम यहाँ 2 एक सम संख्या है, -2 भी एक सम संख्या है, इन दोनों को जोड़िएगा तो 0 आ रहा है, लेकिन 0 तो यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ सम संख्या आना चाहिए, जिसको आप सही मानते हैं। ये प्रॉपर्टी सही है बिल्कुल भी, इसीलिए 0 एक विषम संख्या है। दूसरी बात फिर से देखिए, अगर विषम मानते इसको हम 2 लिख दें तो 0 जोड़ दें तो 2 आ रहा है, एक विषम संख्या सम संख्या आ रहा है, लेकिन यहाँ तो विषम संख्या आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। दूसरा, अगर इसमें 0 बिठा देते हैं 0 तो यह एक 0 आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, ये तो सही बता रहा है, इसका मतलब 0 एक सम संख्या ही है। ठीक है, अगर नहीं विश्वास तो 0 का आप सम संख्या मान करके फिर से बिठाइए सम में, देखिए सारा प्रॉपर्टी सही निकलेगा। 0 को अगर सम मानते हैं तो ये एक सम संख्या आ रहा है। ठीक है, अगर 0 को सम मानते हैं तो यह एक विषम संख्या आ रहा है, ये भी सही, ये भी सही। अगर 0 को मानते हैं सम तो 3 -3 आ रहा सम। ठीक है, इसका मतलब ये सारा प्रॉपर्टी सही है। दूसरी बात आप देख लीजिए, किसी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या को गुना कीजिएगा तो हमेशा एक सम संख्या मिलेगा, एक सम संख्या मिलेगा। ठीक है, इवन नंबर मिलेगा। ठीक, अगर सम संख्या में सम संख्या से गुना कीजिएगा तो एक सम संख्या मिलेगा। अगर विषम संख्या में विषम संख्या से गुना करते हैं तो एक विषम संख्या मिलता है। ये प्रॉपर्टी भी आप लिख लीजिए। ठीक है, ये था सम संख्या और विषम संख्या। अब आगे बताने वाला हूँ भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए। फिर से अगला वीडियो आपके सामने पूर्णांक को और किस किस भाग में बांट सकते हैं आपके बीच लेकर आऊँगा। अगला वीडियो में
पूर्णांक को और किस किस पार्ट में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है, सभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।